तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 21 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। सबसे पहले सबसे तेज और डिटेल में पूरा एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार अंतिम दिन तक हम आपको एग्जाम एनालिसिस आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। मात्र 10 से 12 सेकंड में पूरे एग्जाम की जानकारी हम आपको दे देंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सबके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, आज के जो प्रश्न है वो हमें राहुल गुर्जर और सुरेश सोनी जी ने भेजे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस करंट अफेयर, उसके बाद मैथ, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो सेकेंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो पाटलिपुत्र में मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। चलिए प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे आज जो है पटना शहर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और तेजी से पश्चिम की ओर अपना साम्राज्य विस्तार किया था और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था और लगातार यही राजधानी अंतिम समय तक मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? ये लगातार दूसरी बार ये रिपीट हो रहा है प्रश्न। तो योगी आदित्यनाथ जी को अभी हाल ही में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसीलिए आपसे कहते हैं पूरा एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए। अभी अभी इसी शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न रिपीट हुए हैं, जो अभी कल वाली शिफ्ट से और आज वाली सुबह वाली शिफ्ट से भी कुल मिलाकर के 2 से 3 प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, जीके जीएस के। देखिए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के श्री षणमुखम ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल को यह अवार्ड प्रदान किया था। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जीता है। ये दो तरह से प्रश्न पूछा गया था। पहला पूछा था कि विजेता कौन है और दूसरा पूछा गया था कि ये जो है कब हुआ था। तो दोनों प्रश्नों को एक साथ में ही कवर कर लिया हमने। तो 18 दिसंबर 2022 को ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। कहाँ पर? दोहा, कतर में इसको आयोजित किया गया था। तो 18 दिसंबर 2022 को अर्जेंटीना ने कतर के लुसेल में 3-3 से ड्रा के बाद में पेनल्टी शूट आउट में फ्रांस को हरा करके पुरुष वर्ल्ड कप जीता। तो उपविजेता कौन रहा? उपविजेता फ्रांस रहा, विजेता अर्जेंटीना रहा। 18 दिसंबर 2022 को यह हुआ था और कहाँ पर? दोहा, कतर में यह आयोजित किया गया था। तो 4 प्रश्न लगभग आपको इसी एक ही प्रश्न के अंतर्गत मिल गए हैं। आगे फीफा वर्ल्ड कप से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को किस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। चलिए कौन से आर्टिकल के अनुसार ऐसा कहा गया है? तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल, चाहे वो आंतरिक हो या फिर बाह्य आपातकाल हो, के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति निलंबित करेगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल की अवधि या उससे कम अवधि के दौरान किया जाता है। यानी जब तक आपातकाल लगा रहे तब तक इसको निलंबित किया जा सकता है, या फिर आपातकाल के पहले भी इस निलंबन को हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जाता है तो आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये प्रश्न अभी कल ही पूछा गया था आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। साइंस से एक प्रश्न पूछा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो BaOH का होल ट्वाइस, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। चलिए इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे दें। तो यह एक रासायनिक यौगिक है जो बेरियम के एक परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के साथ में मिल करके बना होता है। कितने कितने? तो एक आपका बेरियम का रहेगा, 2 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के रहेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक या फिर आणविक सूत्र की बात करें तो BaOH का होल ट्वाइस, यह इसका आणविक या फिर रासायनिक सूत्र होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बड़ा सा घुमाव से प्रश्न पूछा है कि क्रिकेट में सीधे बैट से मिड ऑफ और कवर के बीच में खेला गया शॉट क्या कहलाता है? तो उसे हम लॉन्ग ड्राइव कहते हैं। सीधे बैट से मिड ऑफ और कवर के बीच में से जब शॉट खेलते हैं तो उसे हम लॉन्ग ड्राइव कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था। भरतनाट्यम वाला अभी पहली शिफ्ट में ही आपको बताया है, कल भी पूछा गया था पहली शिफ्ट में ही, और आज भी यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में आपके यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। देखिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ। मंदिरों में देवदासियों के द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुंडेल ने प्रसिद्ध किया है। तो याद रखना, रुक्मणी देवी जो अरुंडेल हैं वो किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। यह भी आपको याद रखना है, आगे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, भामाकल्पम नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? यानी जो भामाकल्पम नृत्य है ये राधा कृष्ण की जो जोड़ी है इनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो राधा कृष्ण से संबंधित जो नृत्य है वो भामाकल्पम है। लेकिन यह किस नृत्य का भाग है? तो ये कुचिपुड़ी का भाग है, ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। देखिए भामाकल्पम नृत्य कुचिपुड़ी पर आधारित एक प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। जब सिद्धेंद्र योगी को पता चला कि सच्ची मुक्ति स्वयं को ईश्वर को समर्पित करना है तो उन्होंने इस नृत्य नाटिका के रूप में इसकी कल्पना की थी, ठीक है। तो ये आपका कुचिपुड़ी क्या है, एक पार्ट होता है भामाकल्पम, जिसमें श्री राधा कृष्ण दोनों लोगों की जो है लीलाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया ये जो योजना है ये कब शुरू की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई थी। योजनाओं से लगातार प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को आपको पढ़ करके जाना है। कल भी आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना से पूछा गया था। आज भी सुबह वाली शिफ्ट में पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में ही आज सुबह वाली शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो ये योजनाएं जितनी भी हैं उनको सबको आपको देख करके जाना है। देखिए तो निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। तो मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, कब की थी? 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। देखिए तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण की ओर बढ़ना था। तो आपको पता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह भी आगे पूछा जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। चलिए सीधे चलते हैं मैथ की ओर। तो मैथ में अगर हम बात करें तो रेशियो के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। घनाभ है, यहाँ पर घनाभ है, ठीक है, घन नहीं है। घनाभ का आयतन आपका पूछा गया था, एक प्रश्न यहाँ से पूछा था घनाभ का आयतन। प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न थे। सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं जिसमें बॉड मास के भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। सीआईएसआई से 2 प्रश्न आए थे जिनमें सीआई का जो प्रश्न है वो अर्धवार्षिक आधार पर पूछा गया था और अर्धवार्षिक आधार पर दर पूछी गई थी। तो यह आपको जो है फॉर्मूला देख करके जाना है। एलसीएम एचसीएफ का 1 प्रश्न पूछा है, 1 प्रश्न डेसिमल का पूछा है। एवरेज के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क के भी आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं और ये जो टाइम एंड वर्क के प्रश्न हैं ये थोड़े से कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो जो पॉइंट में होते हैं ना, मान लीजिए 322 दिनों में कोई काम करता है, ठीक है, उसके बाद में 21.2 दिनों में कोई काम करता है, तो ऐसा थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पर टाइम एंड वर्क में अब देखने को मिल रहा है। बोर्ड स्ट्रीम से 1 प्रश्न पूछा है, बाकी 1 प्रश्न आपका ट्रेन से पूछा है और 2 से 3 प्रश्न परसेंटेज से पूछे गए हैं। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए डाइस से एक भी प्रश्न इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया है। अभी तक डाइस से शिफ्ट प्रश्न पूछे जा रहे थे। कल की भी सेकंड शिफ्ट में डाइस से प्रश्न नहीं पूछा गया था। एक प्रश्न यहाँ पर मिला है, देख लीजिए अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो 22, 12, 13, 20.7, 42। अब इसके आगे वाला अंक कौन सा आएगा, यह प्रश्न पूछा गया था। कोडिंग रिकॉर्डिंग से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सीरीज के भी 2 प्रश्न हैं जिसमें नंबर सीरीज और लेटर सीरीज से 1-1, 2-2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। बाकी गणितीय संक्रियाओं से भी प्रश्न देखने को मिल रहा है जिसमें प्लस माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, मतलब चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। ये भी प्रश्न आपको 2 देखने को मिल रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न देखने को मिले हैं जिसमें इस शिफ्ट में आमने सामने बेंच पर बैठाने वाला प्रश्न पूछा गया था।
वहीं अगर हम बात करते हैं देखिए हिंदी में भी आपको बता दें देखिए राजा राम मोहन राय के ऊपर जो है एक पैराग्राफ आया था तो उसके बारे में भी आपको आगे हम बताने वाले हैं। ठीक है? बाकी ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न, कथन निष्कर्ष से 1 प्रश्न, वेन डायग्राम का 1 प्रश्न यहाँ पर आया है, डाइस को गायब किया, वेन डायग्राम को ऐड किया है। छिपी आकृति एम्बेडेड फिगर से 1 प्रश्न और बाकी कुल आकृतियों को मिलाकर के 4 प्रश्न टोटल पूछे गए थे। मिरर इमेज का भी 1 प्रश्न पूछा था, लेटर कोडिंग से 1 प्रश्न और डायरेक्शन का भी 1 प्रश्न देखने को मिला है। चलिए हिंदी की बात करते हैं तो इसमें पर्यायवाची की बात करें तो 2 से 3 पर्यायवाची पूछे गए जिसमें विष्णु का पर्यायवाची आज पूछा गया था। विलोम शब्द पूछा गया था, 2 विलोम शब्द पूछे थे। उपहास का विलोम क्या होगा यह पूछा गया था। पैराग्राफ 5 प्रश्न आए थे जो कि रिक्त स्थान के आधार पर थे। जैसे इंग्लिश में पैराजंबल होते हैं ना, पैराग्राफ में बीच-बीच में कहीं-कहीं पे स्थान छोड़ देते हैं, उसको आपको भरना था। राजा राम मोहन राय के ऊपर यह पैराग्राफ जो है आपका आया हुआ था। तत्सम तद्भव के आपके 2 प्रश्न आए हैं, एक तत्सम, एक तद्भव। मुहावरे के 3 प्रश्न, अनेक शब्दों का 1 शब्द 2 प्रश्न, वाक्य शुद्धि के 2 प्रश्न, लोकोक्ति का 1 प्रश्न और वर्तनी शुद्धि से भी आपके 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो ये था आज का एग्जाम एनालिसिस सेकंड शिफ्ट का। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना क्योंकि कम समय में पूरे एग्जाम का एनालिसिस हम करवा देते हैं। ठीक है? बाकी आपको अगर एसएससी जीडी के लिए स्पेशल पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको फ्री में तैयारी मिल सके तो उसके लिए नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर आप फ्री में स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है? वहाँ पर आपको राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की नई वाली बुक मिल जाएगी और आदित्य रंजन सर की बहुत सारी किताबें वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। एसएससी के अन्य पेपर जो है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।